और उसके बाद फिर मुद्दई ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर केस को परसू कौन करेगा? ये तो एक लतीफा ही लग रहा है मुझे जी। अगर शहादत नहीं होगी, अदम शहादत की का फायदा तो मुल्ज़िम को ही पहुंचता है ना। अंडरस्टूड। नॉमिनेटेड एफआईआर में अगर अदम शहादत है, शहादत एफर्ट्स होनी है कुलाची साहब जी, इन्होंने साबित करना है, मामला आ गया फेस टू फेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इतवार का दिन है और रामे साहब आज भी हमें अदालत में मिल गए, ये हमारी खुशकिस्मती है। चलो हमने सोचा यार मौका सा फ़ायदा उठा लेते हैं। रामे साहब को हमने ज़बरदस्ती पकड़ लिया और यकीनन एहसन शाह और उसके बाद फिर जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अगर रामे साहब हम रास्ते में मिल जाएँ और उनसे कानूनी मशावरत न लें तो ये मेरे ख्याल में गुनाह कबीरा के मुताबिक होगा। रामे साहब, मेरा आपसे पहला और सादा सा सवाल ये है कि जवेद भट्ट साहब की जो अहलिया है, जो अस्पताल में गई, जो विक्टिम थी, पुलिस ने अब तक उनका बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है और जो लोग भी इस केस से दिलचस्पी रखते हैं या जो इस केस के बारे में जानना चाहते हैं, वो एक वैलिड सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि जवेद भट्ट साहब की जो अहलिया है यानी लतीफ़ी भट्ट साहब की जो बहन है, उसका बयान रिकॉर्ड अब तक पुलिस क्यों नहीं कर रही, हालांकि वो विक्टिम है। बहुत शुक्रिया कुलाई साहब, बड़ा अहम सवाल है आपका। तो सबसे पहले तो आप ये है कि आप संडे वाले दिन में, मैं तो चले वकालत कर ही रहा हूँ, आप भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, ठीक है। आपने भी साबित किया कि जो सहाफ़ी होता है वो 24/7 एक्टिव रहता है। ऑब्वियसली, बिल्कुल। अच्छा ब्रदर, इसमें ये है कि एज पर लॉ तो वो स्टार विटनेस है राइट इस केस की। तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेटमेंट देने की कंडीशन में आना था, लीगली तो सबसे पहले उनका बयान जो है वो लिया जाना था, ताकि उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार आगे बढ़ सके राइट और असल मुल्ज़मान की निशानदेही हो सके राइट। अब ये समझ से बालातर है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया जा रहा, ये तो पुलिस ही बता सकती है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो ऐसे केसेस में फ़ौरन ले लिया जाता है और फिर उसके बाद आगे इंटरोगेशन की जाती है। लेकिन अभी तक अगर उस स्टेटमेंट नहीं लिया गया तो ये हैरानकुन बात है और ये काफ़ी जो है वो आप कह लें कि ये इससे इम्पैक्ट भी पड़ता है केस के ऊपर। सही होगा। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा रामे साहब, मेरा आपसे जो अगला इंतहाई अहम तरीन सवाल है, कल की वीडियो पे हमने ये डिस्कस किया था, उससे पहले जो परसों की वीडियो थी उसके अंदर भी हमने ये सवाल उठाया था कि बेसिकली जो पंजाब की पुलिस है या पंजाब की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने फैसला किया है कि 10-10 बंदे दोनों साइड की गिरफ्तार किए जाएँ 3MPO के तहत। गिरफ्तार करने के बाद बेसिकली जो एक गैंग वार है जो सर उठा रही है, उसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए ये प्रोसेस जो है ये किया जाएगा, ताकि थोड़ा सा दोनों साइड के ऊपर मामले को मध्यम किया जा सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुद्दई वाली साइड के ऊपर 10 बंदे गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद फिर मुद्दई ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर केस को परसू कौन करेगा? ये तो एक लतीफा ही लग रहा है मुझे जी। अगर मुद्दई को जेल में बंद कर देंगे 3MPO के तहत जी, तो वो तो प्रोसिक्यूशन को अपना ना एविडेंस रिकॉर्ड करा पाएगा। चले गए हारिस साहब थे जी, वो तो प्रोसिक्यूशन को ना अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवा पाएंगे, ना अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा पाएंगे, तो ना ही वो अपने मुकदमे को परसू कर पाएंगे। तो मुद्दई का तो नज़रबंद कर देना समझ से बालातर है। और फिर उसके बाद उनकी जो वालदा है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है जी, तो वो इस मुकदमे की गवाह भी हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको मामलात को देखना, तो मुद्दई जो है उससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा केस के ऊपर। और 3MPO के तहत अगर उसको बंद किया जा रहा है या नाम आ रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोसिक्यूशन केस को ये चीज़ हिट करेगी। सही बात। अच्छा रामे साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ ज़रा इस चीज़ की तस्दीक भी कर रहे हैं, क्योंकि जब से एहसन शाह कत्ल हुआ, उसका इनकाउंटर किया गया, यानी वो एक अपना सहूलतकार था, उससे पहले जो शूटर था बहलाज का वो पहले मारा गया। ये जो कड़ियाँ हैं जब से टूटी हैं, अब जो सोशल मीडिया के ज़रा हैं या बाकी जो ज़रा हैं वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि अब लतीफ़ी भट्ट साहब जो हैं अब वो पाकिस्तान आने वाले हैं और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में आकर अदालतों से बेल ले लेंगे और उसके बाद फिर खुले यानी जो जिस तरह ज़िंदगी पहले गुजार रहे थे वो वैसे गुजारेंगे। तो आपके मुताबिक क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं या आ सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भाई साहब देखें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एवरी सिटीजन हैज़ राइट ऑफ फेयर ट्रायल, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज की तरफ से एक्सपर्ट वकला होंगे, बड़े बड़े वकला हज़रात होंगे जो इस केस को देखेंगे, प्रोसिक्यूशन की साइड से भी, नॉमिनेटेड मुल्ज़मान की साइड से भी। तो दोनों पार्टीज अपना अपना डिफेंस
पेश करने की कोशिश करेंगे, अक्यूज पार्टी अपना डिफेंस पेश करेगी, प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी को प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो डेफिनेटली टीवी भट्ट साहब, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है क्रिमिनल मुकदमा को देखते हुए, कानून को देखते हुए, तो यही है कि वो पाकिस्तान आएंगे, अपना बेल बिफोर अरेस्ट लेंगे और उसके बाद अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करके अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेंगे। और अगर उसमें वो साबित करने में कामयाब हो जाते तो डेफिनेटली उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और सर कानून की नज़र में आप क्या देखते हैं, क्योंकि एहसन शाह जो है वो खत्म रास्ते से हट गया, जो शूटर था जिसने बहलाज का कत्ल किया था वो तो उस वक्त मारा गया, अब यानी बहलाज का ही मुकदमा टीवी भट्ट साहब के ऊपर है ना, तो अब जो जो शवाहिद हैं वो तो तकरीबन मिट चुके हैं, तो क्या उनको जमानत मिल जाएगी कानून की नज़र में? क्या जब शहादत नहीं होगी, अदम शहादत की का फायदा तो मुल्ज़िम को ही पहुंचता है ना। अंडरस्टूड। नॉमिनेटेड FIR में अगर अदम शहादत है, शहादत नाकाफी है, तो वो केस बरियत की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी और भी चीज़ें, ये दोनों तरफ से बैलेंस ही चलेगा अभी मामला। मसलन क्या चीज़ें प्रूव करेगी? देखें, ये तो अगर मुल्ज़मान मर गए उससे इम्पैक्ट तो पड़ा है, बेटर जो है वो अगर डेथ होगी है उनकी, उससे इम्पैक्ट तो पड़ा है इस केस के ऊपर। लेकिन हो सकता है पुलिस के पास कुछ ऐसे क्लू हों उससे साबित करने के लिए, लेकिन ये प्रोसिक्यूशन के लिए केस काफ़ी मुश्किल होगा। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब रिसेंटली जो कल हमने ये डिस्कस भी किया था का जो बयान आया था अमीर फतेह का, उसने ये माना है कि मैं जिस टाइम ये वक़ुआ हुआ उस टाइम मैं अपने घर पे था। हालांकि इससे पहले हमने मुख्तलिफ लोगों से ये सुना था कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, हो सकता है अब वो पाकिस्तान में मौजूद ना हों, लेकिन उस टाइम वक़ुआ के वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद थे। यानी एक चीज़ तो आपके, हालांकि इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और जो FIR को रुख दे रहे थे, यानी कुछ और साइड पर जा रही थी, तो अब आप FIR को किस नज़र में देखते हैं कि FIR में कोई चीज़ है? देखें, अगर वो थ्रू CDR और अदर सराउंडिंग सर्कमस्टेंस और एविडेंस के जरिए प्रूव कर देते हैं कि वो एट द टाइम ऑफ क्राइम सीन उस जगह पे मौजूद नहीं थे, तो वो प्ली ऑफ एलिबाई के हकदार बन जाएंगे कि वक़ुए के वक्त वहाँ पे नहीं थे वो। और वो ये चीज़ साबित करना, अब ये दोनों तरफ से एफर्ट्स होनी है। कुलाची साहब, इन्होंने साबित करना है, मामला आ गया फेस टू फेस, इन्होंने साबित करना है कि ये वक़ुए के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने साबित करना है कि वो नहीं है। दोनों के डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं। जो अच्छे एविडेंस लाएगा, जो अच्छे तरीके से अपने केस को प्रूव करेगा, डिसीजन उसकी फेवर में चला जाएगा। रामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से और इसके अलावा इसके रिलेटेड जो भी हकायक हमारे तक पहुँच रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बर वक्त ये हकायक आप तक पहुँचाऊँ और इस तमाम तर पहलू की यानी देखते हुए जो कानूनी चीज़ें, कानून इस हवाले से क्या कहता है। फयाज़ रहमान साहब हमेशा मेरे साथ मौजूद होते हैं, अगर मौजूद ना भी हो तो मैं अदालत में कम से कम इनको पकड़ लेता हूँ और फिर जो यानी कानून उस हवाले से क्या कहता है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। I'm Amir Fateh and I'm making this video in regard to the falsely implicated FIR registered against me for the murder of Javed Bhatt.